तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 1 के चैप्टर प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 इस चैप्टर का मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। आज हम जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूँ कह लो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है, रियो सम्मेलन के बारे में करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, कभी 6 मार्क्स। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर पाएँ। 1992 में ब्राज़ील की राजधानी कैपिटल रियो द जेनेरियो में इस सम्मेलन मतलब पृथ्वी सम्मेलन को आयोजित किया गया। 170 देशों और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था पर्यावरण का मुद्दा, जो विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बन गया। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। और इसको पृथ्वी सम्मेलन कहने का जो कारण है वो ये है कि पृथ्वी पर फैलने वाले प्रदूषण और पर्यावरण के संरक्षण या सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया गया इस सम्मेलन में, इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन बोला जाता है। इसमें इस बात की पुष्टि या स्पष्ट हुआ कि उत्तरी देशों को ओजोन की परत में छेद की चिंता ने बहुत ज़्यादा अधिक प्रभावित किया और उत्तरी देशों पर वैश्विक ताप वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी चिंता का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जबकि दक्षिण के या दक्षिणी गोलार्ध के जो भाग के देश थे, उन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण पर्यावरण के प्रदूषण से लेकर या उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। अब आपको उत्तर दक्षिण को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं अभी आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से बता देता हूँ। तो ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध के देश कौन से हैं। उत्तरी गोलार्ध या उत्तर के जो देश बोला जाएगा तो उनको बोला जाता है विकसित देश, या आप कह सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज। जो अमेरिका, कनाडा या वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, या उत्तर के देश या नॉर्थ के देश। और जो दक्षिण या दक्षिण गोलार्ध के देश हैं उनको बोला जाता है विकासशील देश या कभी कभी अल्प विकसित देश। साउथ या साउदर्न हेमिस्फेयर को बोला जाता है डेवलपिंग कंट्रीज। तो इनके अंदर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ और साउथ के जितने भी कंट्रीज हैं, इनकी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अलग अलग सोच है। तो ये काफ़ी हद तक आपसे पूछा जा सकता है उत्तर दक्षिण क्या है और इन देशों में क्या विवाद है। तो इस वीडियो के बाद आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। इस सम्मेलन में घोषणा की गई या इस सम्मेलन में कुछ सिफारिशें की गई, उसको बोला जाता है एजेंडा 21, या एजेंडा 21 के नाम से इस सम्मेलन की घोषणा को जाना जाता है। अब क्यों? क्योंकि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कुल 21 सिद्धांतों को इस घोषणा में या इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया। आपसे पूछा जा सकता है एजेंडा 21 क्या है या पृथ्वी सम्मेलन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या है कि एजेंडा 21 पास किया गया। एजेंडा 21 क्या है? पर्यावरण सुरक्षा को लेकर 21 सिद्धांतों को इसमें स्वीकार किया गया, इसलिए इसको एजेंडा 21 भी बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान से याद रखना। पृथ्वी सम्मेलन को, उत्तर दक्षिण को, और इसके अलावा एजेंडा 21 को। अब एजेंडा 21 के कुछ मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। जैव विविधता तथा वनों की सुरक्षा के संबंध में कई नियम निर्धारित किए गए और सदस्य राष्ट्रों से अपील भी की गई कि वे अपने विकास कार्यों में उन सभी जैव विविधता के नियम या पर्यावरण सुरक्षा के नियमों को पालन करें। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, इस सम्मेलन में सतत विकास या टिकाऊ विकास की प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया गया। अब टिकाऊ विकास किसको कहते हैं? एक ऐसे निरंतर चलने वाले विकास को कहते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के लिए ना तो वर्तमान पीढ़ी के लिए और ना ही आने वाली पीढ़ी के लिए विनाशकारी होता है। तो ये 2 बहुत बड़े प्रिंसिपल को अपनाया गया एजेंडा 21 या पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 में। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, इस सम्मेलन में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि पर्यावरण की रक्षा करना सभी देशों की साझी जिम्मेदारी है और सभी देश इसमें सहयोग या कोऑपरेट करेंगे। परंतु विकासशील देश मतलब दक्षिण या दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं,
उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु जो भी कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाएंगे उनमें विकासशील देशों की आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। देखो, बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन ज्यादातर आया है कि पृथ्वी सम्मेलन में सबसे बड़ा विवाद क्या उभर कर आया। तो पृथ्वी सम्मेलन में जो सबसे बड़ा विवाद उभर कर आया वो उत्तर और दक्षिण, विकसित देश और विकासशील देशों के बीच में उभर कर आया। वो क्या था कि दोनों की चिंताएं अलग अलग थी। और इस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा एक अलग से वीडियो लेकर, क्योंकि उसके ऊपर 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। वो क्वेश्चन क्या है? साझी जिम्मेदारी, भूमिकाएं अलग अलग। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। रियो सम्मेलन के परिणाम। रियो सम्मेलन के कारण पर्यावरण के मुद्दे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने में सफल हुए। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमों का निर्माण किया गया। इसके कुछ परिणाम निम्नलिखित थे। पहला, इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि पर्यावरण सुरक्षा की समस्या गंभीर है और यह विश्वव्यापी है, इसलिए इसका निदान तुरंत किया जाना आवश्यक है। दूसरा, इस सम्मेलन में यह भी कहा गया कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी देशों की साझी है और इसे रोकने का उत्तरदायित्व केवल विकसित देशों का नहीं है। इस सम्मेलन में यह भी निश्चित किया गया कि विकासशील देशों को ऐसे तौर तरीके अपनाने चाहिए जिनसे टिकाऊ विकास की प्राप्ति हो। टिकाऊ विकास से अभिप्राय यह है कि एक ऐसा विकास जिसके कारण पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को ऐसी क्षति या नुकसान ना पहुंचे कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए कोई संकट पैदा करे। नेक्स्ट आएगा, इस सम्मेलन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देशों की साझी जिम्मेदारी परंतु भूमिकाएं अलग अलग के सिद्धांत को अपनाया गया। जो अभी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, अब ये एक पॉइंट इसका परिणाम के रूप में आता है। हालांकि ये जो परिणाम है इसके ऊपर अलग से 6 नंबर का पूरा टॉपिक या क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको मैं आने वाली वीडियो में कराऊंगा। ये है अभी आपके सामने इंग्लिश कन्वर्जन जो हमने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि पर्यावरण सुरक्षा को स्वीकार करने वाले देश पर्यावरण के संरक्षण या सुरक्षा में अपनी क्षमता के आधार पर, जितनी भी जिसका कैपेबिलिटीज है उसके आधार पर अपना योगदान पर्यावरण सुरक्षा के लिए देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस सम्मेलन में यह भी निश्चित किया गया कि विकास की प्रक्रिया के लिए कुछ तौर तरीके और नियम निश्चित किए जाएं और विकसित देशों को अपनी विकास की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। इस सम्मेलन में पहली बार, अभी तक क्या है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर जितने भी सम्मेलन हुए थे उसमें सबसे बड़ा पृथ्वी सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में पहली बार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अर्थात विकसित देश और विकासशील देश आमने सामने आए। आमने सामने आए मतलब इस सम्मेलन में पहली बार विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर मतभेद, एक विवाद उभर कर आया। जो मतभेद और विवाद था वो क्या था, वो मैं आपको साझी जिम्मेदारी और भूमिका अलग अलग वाले टॉपिक में कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझाना पड़ेगा। अब आता है विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक। 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक हुई। इस बैठक में निर्धनता, पर्यावरण, संसाधन प्रबंध के समाधान के संबंध में विकसित तथा विकासशील देशों में व्यापार की संभावनाओं पर विचार किया गया। इस बैठक में ग्रीन हाउस गैसों, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, उसको वातावरण में ना छोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। अब आता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 1997 में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अन्य बैठक को क्योटो क्या है, जापान में एक स्थान है, यहाँ पर एक बैठक हुई। इसमें लगभग 150 देशों के प्रतिनिधियों ने, रिप्रेजेंटेटिव ने भाग लिया। बैठक के अंत में क्योटो घोषणा की गई, क्योटो अनाउंसमेंट की गई, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि सूचीबद्ध औद्योगिक देशों को
इसमें एक लिस्ट निकाली गई इंडस्ट्रियलिस्ट देशों की, जो औद्योगिक देश थे, जिन्होंने 1990 को आधार वर्ष 1990 को बेस ईयर बनाया और 2008 से 12 के बीच, मतलब जो देश सूची में थे, लिस्ट में थे, इंडस्ट्रीज देश, औद्योगिक देश, उन्होंने 1990 को अपना बेस ईयर बनाया और बोला कि, या उन लोगों ने कमिटमेंट दिया, या अपनी क्या कहते हैं, अपनी घोषणा की कि 2008 से 12 के बीच वो अपना 5.2 का जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी करेंगे, 5.2% तक कमी करेंगे। मतलब उसको बेस ईयर 1990 तक ले आएंगे। मतलब 2008 से 12 तक वो अपना जो कार्बन उत्सर्जन है उसको घटाकर 1990 के लेवल पर ले आएंगे। पर्यावरण सुरक्षा के लिए स्वच्छ विकास संयंत्रों को लागू करने की बात भी की गई। औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में कुछ विशेष योगदान ना होने के कारण भारत और चीन को, देखो इसके ऊपर 1 नंबर का बहुत जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि भारत और चीन को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में साइन किए गए। तो पूछा जा सकता है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब साइन किए? अगस्त 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल में किन 2 देशों को छूट दी गई? तो भारत और चीन को दी गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार 1 नंबर में आया है, आप इसको बड़े ध्यान से याद रखना। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल का इंग्लिश कन्वर्जन। नेक्स्ट आता है ब्यूनस आयरिस बैठक। ब्यूनस आयरिस बैठक 1998 में अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस में हुई। ब्यूनस आयरिस में क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत जैसे देशों का यह पक्ष था कि विलासिता और आवश्यकता, लग्जरी और नीड में अंतर किया जाना चाहिए, इसमें डिफरेंस किया जाना चाहिए। अर्थात विलासिता के कारण गैसों का रिसाव ना हो और आवश्यकता के कारण इसे छोड़ने से रोका ना जाए। मतलब विलासिता या लग्जरी के लिए गैसों को, ग्रीन हाउस गैसों को एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में ना छोड़ा जाए, केवल आवश्यकता के अनुसार इसको छोड़ा जाए या गैसों का रिसाव छोड़ा जाए। अर्थात आवश्यकता के लिए अगर कोई गैसों को छोड़ रहा है एनवायरनमेंट में तो उस देश को रोका ना जाए। उपरोक्त वर्णन से, मतलब जो ऊपर हमने डिस्कस किया, इससे बिल्कुल क्लियर है, ये स्पष्ट है कि समय समय पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सम्मेलन होते रहे हैं और आवश्यकता इस बात की है कि इन सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें उचित ढंग से लागू या इम्प्लीमेंट किया जाए। वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन, ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा में छाया हुआ मुद्दा रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होने से या वृद्धि होने के कारण औसत वैश्विक ताप, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, वो बढ़ता है, जिसे कहा जाता है वैश्विक ताप वृद्धि। और वैश्विक ताप वृद्धि में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है वो निम्नलिखित है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह गैस जीवाश्म ईंधन, सांस लेने, ज्वालामुखी के फटने, वन कटाव आदि का परिणाम है। प्रति वर्ष 18 बिलियन टन जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है। वैश्विक ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान 60% है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह गैस रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्लास्टिक फोम, जेट प्लेन आदि से निकलते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि में इनका योगदान 14% है। नेक्स्ट आता है मीथेन। दलदल, गीली भूमि, धान के खेत, जीव भार दहन आदि से ये गैस उत्सर्जित होती है। वैश्विक ताप वृद्धि में इसका योगदान 20% है। नाइट्रस ऑक्साइड, नायलॉन उत्पाद, कोयला, मृदा में नाइट्रोजन का उपयोग आदि इसके स्रोत हैं। वैश्विक ताप वृद्धि में यह 6% तक उत्तरदायी है या 6% उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो ऊपर हमने डिस्कस किया। वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समुद्र का जो स्तर है या जल स्तर है वो ऊंचा उठता है। इससे क्या होता है, जो ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उनकी जो बर्फीली चोटियां हैं वो पिघल जाती है। एक अनुमान के अनुसार यदि सभी बर्फ़ पिघल जाए, जितनी भी नॉर्थ पोल, साउथ पोल या एंटार्क्टिक वगैरह में बर्फ़ अगर वो पिघल जाए तो महासागरों का जो सी वाटर लेवल है, समुद्र का जल स्तर है, वो 200 फुट तक ऊपर उठ जाएगा। और अगर वो ऊपर उठ गया इतना तो समझ लो कि कितनी ही पृथ्वी उसमें
डूब जाएगी। दूसरा, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होता है। तीसरा, पारिस्थितिकी गड़बड़ियाँ होती हैं, रेगिस्तान बढ़ जाते हैं, बाढ़, तूफान इत्यादि आते हैं। मलेरिया, पीला बुखार, हैजा जैसी बीमारियां इससे फैलती हैं। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन। लंबे समय में भौतिक एवं पर्यावरणीय कारकों में होने वाला बदलाव जलवायु परिवर्तन कहलाता है। जलवायु परिवर्तन का कृषि, एग्रीकल्चर, जानवरों के प्रवास, जल चक्र, तापीय स्तर, वायु प्रवाह, वर्षा के वितरण आदि पर विपरीत प्रभाव या अपोजिट इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवीय क्रियाएं, जैसे पर्यावरण के विभिन्न संगठनों का संतुलन बिगड़ना, जनसंख्या विस्फोट, तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग, वन कटाव, तो ये सब कारण हैं जलवायु परिवर्तन के। इन कार्यों से ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे 2 लिखना रह गया है, यहाँ 2 लिख लेना, मीथेन, N2O, CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें उत्सर्जित होती हैं और इससे क्या होता है, वैश्विक ताप, ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज होता है या वृद्धि होती है। तो ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ, ये काफ़ी बार आ जाता है, इसको बड़े ध्यान से देख लेना। जलवायु से संबंधित या जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC 1992 में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता या कैलिबर या कैपेबिलिटीज के अनुरूप या अनुसार या अकॉर्डिंग पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी जिम्मेदारी, आप देख रहे हैं कि बार बार ये वर्ड आ रहा है और ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक पर 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए मैं इसके ऊपर वीडियो अलग से ज़रूर बना कर दूंगा, उसे बहुत ध्यान से देखना, जल्दी मैं इसकी वीडियो को लेके आऊँगा। तो साझी जिम्मेदारी परंतु भूमिकाएं अलग अलग निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी देश प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देश या डेवलप्ड कंट्रीज़ का है। जो ग्रीन हाउस गैसों का है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो विकसित देशों ने ही पर्यावरण में किया है। तो ये काफ़ी हद तक हमेशा विवाद रहता है विकसित या विकासशील देशों के बीच। ये है इंग्लिश कन्वर्जन जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। ग्लोबल वार्मिंग की घटना से या वैश्विक ताप वृद्धि की घटना से विश्व का तापमान बढ़ा है और धरती के जीवन के लिए यह बहुत बड़ी प्रलयकारी साबित हो सकता है। जापान के क्योटो में, जो अभी हमने क्योटो प्रोटोकॉल देखा था या पढ़ा था, सन 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत भी तय किए गए थे और इस सिद्धांत की रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो अभी मैंने UNFCC बताया था, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये उसी का एक छोटा सा डबल रूप है। इस पैराग्राफ से आप थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। यह माना जाता है कि वैश्विक तापमान में जो भी वृद्धि या इंक्रीज हुआ है वो मनुष्य या मानव की औद्योगिकरण की प्रक्रिया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस है, उससे हुआ है। अतः ऐसी गैसों के प्रयोग में सावधानी बरती जाए और इस संधि के अंतर्गत कुछ सिद्धांत या प्रिंसिपल निश्चित किए गए जो ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण या कंट्रोल लगाए जाने के प्रयास किए गए हैं या किए गए या बोले जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।